नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपीपीएससी, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात पूर्व में एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। साथ में प्रश्नों पर आएँ उससे पहले प्लीज़ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाल ही में न्यूज में रहा गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के उच्च क्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1995 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान में जीवों में साथियों, जिस उद्यान में कौन से जीव रहते हैं पीछे से पूछा जा चुका है, तो उस तरह जीव थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए आप लोगों को। हिम तेंदुआ, ब्राउन बियर, कस्तूरी मृग, पश्चिमी टैगोपैन रहते हैं। इस अभयारण्य में कुछ उल्लेखनीय वृक्षों में देवदार, चीड़ देवदार, चांदी के देवदार, नीली देवदार, कई पर्णपाती प्रजातियां शामिल हैं। साथियों, उत्तराखंड में कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग याद होना चाहिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थित स्थल में शामिल है। तो ये परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगर और रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कई बार पीछे से पूछ चुका, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों, हाल ही में न्यूज में रहा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ने गुज्जर परिवारों को रहने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त होता है? साथियों, ये न्यूज में था, उत्तराखंड की बात है, इनको हटा दिया गया था तो निर्णय आया है कि इनको वहाँ रहने दिया जाए। तो ये अधिकार किसके तहत प्राप्त था? वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006-1, वन अधिकार अधिनियम 2006-2, वन अधिकार अधिनियम 2006-3। तो इसका सही जवाब है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 के पशुपालकों का अधिकार दिया गया है। इसमें से सुनिश्चित किया गया है कि चारागाहों के पास भी सामुदायिक वन संसाधन चारागाहों तक पहुंचने का अधिकार हो जिसके वे पात्र हैं। धारा 2A के तहत गाँव के पारंपरिक तथा प्रथागत सीमाओं के भीतर यथागत आम वन भूमि के देहाती समुदायों के अधिकार को निर्धारित करते हैं। देहाती समुदाय के मामले में किसी प्रदिष्ट के मौसमी उपयोग को भी निर्धारित करता है, जिसमें वर्गीकृत वन, आरक्षित वन, गैर सीमांकन वन, मानचित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। साथियों, ध्यान कर, राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। हाल ही में चर्चा में रहा सीरिया देश निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता? साथियों, ध्यान देखना, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता। आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस तरह के प्रश्न आईएएस पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आईएएस का तो बहुत ज़्यादा मध्य एशिया में भूमध्य सागर के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं, कुछ जो वहाँ पर जितना ज़्यादा क्योंकि विवाद रहता है, अशांत रहता है, इसलिए भूमध्य सागर के आसपास जो भी देश हैं बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी अर्थात आईएएस में। तो आप लोगों को ध्यान देना, इस तरह से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं पहले। भूमध्य सागर, लेबनान, ईरान, इराक। इसका सही जवाब है ईरान के साथ सीरिया सीमा साझा नहीं करता है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। या पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में इजराइल के साथ और लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के लिए इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ साझा किया है? डीआरडीओ, नासा, जाक्सा, रॉसकॉसमॉस। साथियों, इसका सही जवाब है नासा। जाक्सा जापान का, रॉसकॉसमॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। साथियों, इसरो के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करेगा नासा। नासा ने पृथ्वी केंद्रित मिशन का एक सेट तैयार किया है जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन कम करना, बेहतर आपदा प्रबंधन, दवा नल अर्थात फॉरेस्ट फायर की रोकथाम करेगा। वास्तविक समय में कृषि प्रक्रियाओं के सुधार भी शामिल है। इस पृथ्वी प्रणाली वेधशाला के अंतर्गत प्रत्येक सेटेलाइट को अन्य सेटेलाइट के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है जिससे वह साथ मिलकर वायुमंडल तक पृथ्वी का एक 3D दृश्य बनाएंगे। तो विदित हो कि नासा और इसरो ने एक साथ दो भिन्न राडार सिस्टम विकसित किए थे जो पृथ्वी की सतह तक आए परिवर्तन की माप को सफलतापूर्वक कर सकता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हाल ही में हांग की किस महिला पर्वतारोही ने
लगभग 26 घंटे 25 घंटे एक्यूरेट 50 मिनट में, जो एक महिला द्वारा अब तक का सबसे कम समय में एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है, दर्ज है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो महिलाओं से जुड़ा हुआ जो प्रश्न रहता है यूपीपीएससी में बहुत ज़्यादा या यूपीएससी में पूछा जाता है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इनका ही रिकॉर्ड इससे पहले भी था, तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इनका नाम है सांग इन हैंग फुंजो जांगमू लामा कामी रीता एडमंड हिलरी। तो साथियों इसका सही जवाब है ए, सांग इन हंग फूजो जांगम लामा। इनका दूसरा स्थान था, मतलब 39 घंटे में अब तक सबसे कम, मतलब दूसरा नंबर पे चढ़ी लग चुकी हैं फर्स्ट पे, माउंटेन एवरेस्ट पे। कामी रीता ये 25 बार चढ़ चुकी हैं, इनके पास रिकॉर्ड है इनके नाम पर, 25 बार ये चढ़ चुकी हैं अब तक माउंट एवरेस्ट पर। साथियों हांगकांग की पर्वतारोही तांग इन होंग ने केवल 26 घंटे में एक महिला द्वारा दुनिया का सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज की है। सांग ने अपने तीसरे प्रयास में 25 घंटे 50 मिनट में रिकॉर्ड के समय में 8,848.86 मीटर पर चढ़ाई की है। साथियों कुछ ये डिस्टेंस अभी हाल ही में बढ़ गया था, इसको नापा गया था, पहले 8,848 मीटर ही था। इससे पहले 2017 में सांग शीर्ष पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी, अर्थात पहले भी इन्हीं के नाम रिकॉर्ड था। उन्होंने नेपाली महिला फुंजो जांगमू लामा को रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 39 घंटे में इसमें चढ़ चुकी हैं। भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं के एक समूह जिसके अध्यक्ष जॉर्ज एवरेस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम भी माउंट एवरेस्ट पड़ा है, ध्यान रखना साथियों। इससे पहले ये 1847 में 8,748 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई बताए थे। इससे पहले इस चोटी का नाम जो माउंट एवरेस्ट था उससे पहले पीक 15 कहा जाता था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए माउंट एवरेस्ट के पहले माउंट एवरेस्ट का नाम क्या था। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस पर्वत नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, या चीन नेपाल की सीमा पर है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यूज में रहे इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मोरक्को। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के 57 राज्यों की राज्य मतलब यहाँ देश होता है सदस्यों के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है, हालांकि 2019 में से 38वें सम्मेलन में भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह मुस्लिम जगत के सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है, या दुनिया का विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है। 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के निर्णय के आधार पर स्थापित किया गया था। साथियों इसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना % करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। साथियों इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना। 50%, 74%, 75%, 100%। इसका सही जवाब है 74% बी। साथियों इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना होगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय में भारतीय बीमा कंपनी नियम 2015 में संशोधन किया गया। बीमा क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अंतिम नियमों का स्पष्टीकरण दिया है। संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% कर दिया, 49% से बढ़ाकर करने के लिए बीमा का संशोधन किया, जो 2021 में पारित किया गया। इस संशोधित विधेयक 2021 में पारित किया गया। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनी संशोधन नियामक 2021 को सूचित किया था। साथियों अगला प्रश्न है, जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का क्या नाम है? 1 हेल्थ पैनल, 2 हेल्थ पैनल, 3 हेल्थ पैनल, 4 हेल्थ पैनल। साथियों इसका सही जवाब है 1 हेल्थ पैनल। WHO ने FAO, UNEP, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एक वैश्विक योजना विकसित करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है, ताकि जानवरों में मनुष्यों को बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। साथियों अगला प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय एक प्रमुख योजना है? वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को साथियों ये पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जाता है अक्सर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों, परिवारों, समुदाय, काल स्तर से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। OSC को सबसे पहले विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया था। साथियों
कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों की फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है? तो इसका जवाब क्या होगा साथियों? सेबी, आरबीआई, विश्व बैंक, आईएमएफ। इसका जवाब है सेबी। साथियों, धोखाधड़ी के अंकुश लगाने के अपने प्रयास की एक हिस्से के रूप में बाजार नियामक सेबी सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय वितरणों में के फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। सेबी ने अन्य मानदंडों के साथ फॉरेंसिक ऑडिट के क्षेत्र में कम से कम 10 साल के अनुभवों के साथ योग चार्टर्ड अकाउंट फर्मों के आवेदन कर सकते था। जिसको 10 साल का अनुभव होगा वो इसमें आवेदन कर सकता है। साथियों, अगला प्रश्न है, सूचित नए सोशल मीडिया नियमों से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? साथियों, अभी हाल में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को लेकर विवाद है, तो न्यूज़ में है 2021 में सूचित नए सोशल मीडिया नियमों से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसका सही जवाब है बी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों से नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटली एथिक कोड रूल 2021 का अनुपालन विवरण मांगा है। नए सोशल मीडिया नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रदान की गई 3 महीनों की विंडो 26 मई को समाप्त हो रही है। साथियों, इसका डेट हाल ही में किसने धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्थित है साथियों, निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली? साथियों, तिब्बत से ये लोग निर्वासित बाहर भाग के आए हुए हैं। दलाई लामा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये लोग बाहर अपनी सरकार चला रहे हैं। तिब्बत में ना रहने के बावजूद भी मानते हैं कि तिब्बत हमारा है, अपनी सरकार चला रहे हैं। हालांकि चाइना वहाँ पर राज्य कर रहा है, उसका शासन है, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर रह के भी अर्थात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह के अपनी सरकार चलाते हैं। तो चुनाव समय समय पर ये लोग होता रहता है इनका। तो विश्व के जितने भी तिब्बती बाहर है, मानते हैं तिब्बत हमारा देश है, वो सारा इसमें मतदान करते हैं। ध्यान रखना साथियों। तो इसका जवाब होगा सोनम नोरबू, डॉक्टर लंगशंग संगमे, पेम्पा शेरिंग, इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब है पेम्पा शेरिंग। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री शिक्योंग के रूप में पेम्पा शेरिंग ने, प्रधानमंत्री को शिक्योंग के रूप में भी माना जाता है, तो पेम्पा शेरिंग ने गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ निर्वाचित तिब्बतियों के प्रधानमंत्री मिल गया। निर्वाचित सरकार के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सोनम नोरबू ने उन्हें केंद्रीय तिब्बत प्रशासन कार्यालय में शपथ दिलाई, अर्थात वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सोनम नोरबू हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए कार्यक्रम सादे ढंग से मनाया गया। इस समारोह में केवल 5 लोग मौजूद रहे। इन 5 लोगों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री जो हैं पेम्पा शेरिंग, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लोपशंग में मुख्य न्यायाधीश शामिल रहे। इनके अलावा 2 लोग और शामिल रहे। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूज में रहा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, या किस आयोग का स्थान लिया? संयुक्त राष्ट्र आयोग, मानवाधिकार आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग, तो इसका सही, और संयुक्त राष्ट्र संघ। साथियों, इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र आयोग। साथियों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर सरकारी निकाय जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह परिषद 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाई गई थी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह इसने ली। मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। OHCHR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप लोगों को मुख्यालय इसका पता होना चाहिए। यह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बना हुआ है, जिन्हें समान भौगोलिक वितरण के सिद्धांत के आधार पर UNGA द्वारा चुना गया है। परिषद के सदस्य 3 साल अवधि के लिए चुने जाता था। जो इसमें परिषद के सदस्य बनते हैं 3 साल के लिए चुने जाते हैं। लगातार 2 कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुनः चुनाव हेतु पात्र नहीं होता था। मैक्सिमम 2 बार ही वो चुने जा सकते हैं। लगातार अगर चुने गए हैं फिर उसके बाद गैप करने के बाद चुना किया जा सकता है, लेकिन लगातार 2 के बाद तीसरी बार वो नहीं चुना हो सकता है उनका। भारत को 1 जनवरी 2019 में 3 साल की अवधि के लिए परिषद हेतु चुना गया था। भारत 2019 में इसका सदस्य रह चुका है। साथियों, कल का पिछला जो प्रश्न था आप लोगों से जवाब मांगा गया था, आप लोगों कई लोगों ने सही जवाब दिया है।
सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य का जीआई प्रमाणित उत्पाद है? इसका सही जवाब है साथियों उत्तराखंड। आप लोग प्रश्नों को अटेंड जरूर किया करें साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप लोग जवाब देंगे तभी आप लोगों को याद रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है जो आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। सरकार ने जुलाई से किसे वाणिज्यिक सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? सरकार ने जुलाई से किसे वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? BR सुब्रमण्यम, अजय सेठ, JB सामंत, रमेश सिंह। साथियों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों यदि आप लोग लगातार मेरी वीडियो को देखते रहे तो यूपीएससी का 50% करंट के क्वेश्चन, बाकी सभी एग्जाम का लगभग 80 से 90% करंट अफेयर के प्रश्न आप हल कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यूपी PCS की करंट अफेयर का लगभग 90% सही कर सकते हैं आप लोग। साथियों पूछे गए प्रश्नों का जवाब जरूर दें आप लोग। यदि कोई और आप लोगों को प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।